हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएस क्लासेज। आज अपन ग्रंथियों व हार्मोन से रिलेटेड क्लास स्टार्ट करेंगे। यह क्लास 10th बोर्ड 12th बोर्ड दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ऑल इंडिया एग्जाम में जो भी कंपटीशन एग्जाम होगा उन सभी के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ग्रंथियाँ व हार्मोन। ग्रंथियाँ हार्मोन को इंग्लिश में भी आप थोड़ा बहुत, मैं आपको इंग्लिश टर्म भी यूज़ करता रहूँगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स शरीर के ऐसी रचनाएं जो शारीरिक पदार्थों से कुछ नया निर्मित करती है और तरल रासायनिक पदार्थ मुक्त करके शरीर के अंगों व तंत्रों की क्रियाओं को नियंत्रित करती है, ग्रंथियां कहलाती है, ग्लैंड्स कहलाती है। इट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी रासायनिक ऐसी संरचना शारीरिक पदार्थों से कुछ नया पदार्थ का निर्माण करती है। जो भी अपन खाना वगैरह खा रहे हैं उससे अपने को ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वसा ये सब कुछ मिल रहा है। उन पदार्थों से कुछ नया पदार्थ का निर्माण करती है। और वो कैसे होते हैं? लिक्विड फॉर्म में होते हैं और केमिकल फॉर्म होता है। लिक्विड और केमिकल फॉर्म होते हैं। और वो अपने जो बॉडी है, बॉडी के अंदर विभिन्न टाइप के सिस्टम्स है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रिएटरी सिस्टम और जो भी एक्सवाइजेड जो भी सिस्टम है उन सभी को नियंत्रित, कंट्रोल करती है। उसको क्या बोलते हैं? उनको ग्लैंड्स बोलते हैं, ग्रंथियां कहा जाता है। उसके अलावा देखिएगा ग्रंथियों में कौन कौन सी चीजों में ग्रंथियों का काम हो रहा है ये देखिएगा। जैसे ग्रंथियों से पसीना निकल रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। सीबम, तेल, दूध, विभिन्न प्रकार के एंजाइम व हार्मोन का निर्माण हो सकता है। ये सभी काम किसके द्वारा हो सकते हैं? ग्रंथियों के द्वारा हो सकते हैं। अब ग्रंथियों का अध्ययन रासायनिक समन्वय तंत्र या फिर केमिकल कोऑर्डिनेशन सिस्टम में किया जाता है, क्योंकि ये केमिकल फॉर्म में पाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ग्रंथियों के द्वारा जो भी पदार्थ निकाले जाते हैं वो केमिकल फॉर्म होते हैं और वो शरीर के जो पदार्थ होते हैं उन्हीं से मिलकर के बनाए जाते हैं। अब मेनली अपन देखेंगे कि ग्रंथियाँ कितने प्रकार की होती है। तो ग्रंथियाँ मेनली 3 टाइप्स की होती है। बहिस्रावी ग्रंथि, एक्सोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथि, एंडोक्राइन ग्लैंड और मिश्रित ग्रंथि, मीजोक्राइनिक ग्लैंड। तो अपने को ये 3 प्रकार की ग्रंथियों के ऊपर पढ़ना है और इन तीनों ग्रंथियों में कौन कौन सी ग्रंथियाँ आती है वो भी अपन पढ़ेंगे। तो बहिस्रावी ग्रंथि, जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि अपना स्त्राव बाहर छोड़ती है, तो इसको बहिस्रावी ग्रंथि बोला जाता है। देखो, ऐसी ग्रंथियां जिसमें अपना स्त्राव ले जाने के लिए नलिका जैसी संरचना होती है और अपना स्त्राव किसी निश्चित स्थान अथवा निश्चित अंग तक ले जाती है, इसीलिए इसे नलिका युक्त ग्रंथि या बहिस्रावी ग्रंथि कहा जाता है। इसमें एक पाइप जैसी, ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है और वो ट्यूब सीधे उसी अंग पर या फिर उसी जगह पर जाकर के काम करती है जिस जगह पे इस स्त्राव को छोड़ना होता है, सीक्रेट करना होता है। उसके बाद में देखिए, बहिस्रावी ग्रंथियां एंजाइम तथा अन्य रासायनिक पदार्थ मुक्त किए जाने जिससे प्रभावी किसी विशेष अंग पर ही पड़ता है। इसने क्या बोला है? देखो, ये बहिस्रावी ग्रंथियां वो होती है जिस जो रासायनिक पदार्थ तो मुक्त करती है, सारी ग्रंथियां रासायनिक पदार्थ मुक्त करती है, जिसका प्रभाव सीधे उस विशेष अंग पर होता है, उस विशेष जगह पर होता है, उस विशेष अंग पर होता है जिसके लिए ये स्त्राव बनाया गया है, जिसके लिए ये बहिस्रावी ग्रंथि कार्य करती है। उसके अलावा देखिएगा, इसके अंदर उदाहरण देखिएगा, जैसे श्वेत ग्रंथियां। पसीना सिर्फ बाहर की तरफ ही आता है अपने शरीर से, क्योंकि उसका स्त्राव जो नलिका है वो बाहर की तरफ ही रखी गई है, बॉडी से बाहर की तरफ निकलना चाहिए उस हिसाब से ही रखी गई है। तो श्वेत ग्रंथियां, पसीना ग्रंथियां या स्वेट ग्लैंड्स बोलते हैं, अपना स्त्राव त्वचा के ऊपर ऊपर छोड़ती है। ये देखिए, इसने क्या लिखा है? त्वचा के ऊपर छोड़ती है, इसीलिए अपने को पता चला कि ये बहिस्रावी ग्रंथि के जैसे कार्य करती है। दुग्ध ग्रंथियां, मेमरी ग्लैंड्स, जो ये भी अपना स्त्राव कहाँ पे छोड़ती है? स्तनों में लाकर के छोड़ती है, जिससे क्या माता अपने शिशु को पोषण प्रदान करती है। तो ये दोनों इस तरह ग्रंथियां किस में आएगी? एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर आएगी। नेक्स्ट अपन देखेंगे और इसके एग्जाम्पल्स हैं, वो भी अपने को देखने हैं। यकृत, लीवर। देखिए, यकृत, लीवर, कलेजा, जिगर, यह सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, ये भी आप देखिएगा। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे आपको तो ये याद रखना है कि यकृत है। अश्रु ग्रंथि, लेक्राइमल ग्रंथि, इसको याद रखिएगा, बहुत अच्छी ट्रिक से आप याद कर सकते हैं इसको। तो देखिएगा कि यकृत, लीवर, ज्यादातर को ये भी नहीं पता होता कि कलेजा यकृत को ही कहा जाता है। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि ये हो गई। अश्रु ग्रंथियां, क्राई, क्राई, इसमें देखिए ये वर्ड्स को आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्राई, क्राई मतलब रोना, उससे आप याद आएगा अश्रु ग्रंथियां। लेक्राइमल ग्रंथि बोलते हैं इसको, इससे आंसू मुक्त होते हैं। इसके अलावा पसीना ग्रंथियां, जिसे श्वेत ग्रंथि या स्वेट ग्लैंड बोलते हैं, इससे पसीना स्रावित होता है। ये सभी बहिस्रावी है। अपना स्राव सीधा नलिका युक्त होता है इनका स्राव, और नलिका के द्वारा उसी जगह पे छोड़ा जाता है जहां पे इनको कार्य करना होता है। लार ग्रंथियां, म्यूकस या श्लेष्मा ग्रंथियां, सिबेशियस ग्रंथियां या सीबम का स्त्राव करती है। जठर ग्रंथियां जठर रस, गैस्ट्रिक जूस का स्त्राव करती है। और सिरुमिन ग्रंथियां कान में पाई जाती है। ये सारी की सारी ग्रंथियां कैसी है? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है, बहिस्रावी ग्रंथियां हैं। नेक्स्ट अपन देखेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियां, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में देखिए वे ग्रंथियां जो अपना स्त्राव
ले जाने के लिए नलिका जैसी संरचना नहीं पाई जाती है। उनमें तो नलिका जैसी संरचना पाई जाती थी, इनमें नलिका जैसी संरचना नहीं होती है। यह अपना स्राव सीधे रुधिर में छोड़ देती है, इसीलिए इनका प्रभाव संपूर्ण शरीर पर पड़ता है। अब आपने देखा होगा कि अपना जो ब्लड है वो सभी चीज़ों को सप्लाई करता रहता है। अपन ने कुछ भी खाना खाया तो शरीर के सभी अंगों तक वो एनर्जी कैसे पहुंचती है, क्योंकि ब्लड के द्वारा ट्रांसफर होती रहती है। सेम इसी प्रकार से अंतःस्रावी ग्रंथियां भी अपना स्राव सीधा ब्लड के अंदर छोड़ देती है, रुधिर में छोड़ देती है, और उसका प्रभाव पूरे शरीर पर अपने को दिखाई पड़ता है। इसे ही अंतःस्रावी ग्रंथियां कहा जाता है। इससे निकलने वाला स्राव हार्मोन्स होते हैं। इनसे कौन से निकलते हैं? निकलने वाला स्राव क्या कहलाता है? हार्मोन्स। इन ग्रंथियों को नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहा जाता है। थॉमस एडिसन ने अंतःस्रावी ग्रंथियों का जनक कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कंपटीशन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बाकी 10th और 12th बोर्ड में आप ये थ्योरी के रूप में भी पूरा याद कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथियों के अध्ययन को एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। उसको एक्सोक्राइन, इसको एंडोक्राइन। नेक्स्ट देखिए, हार्मोन शब्द स्टार्लिंग द्वारा दिए गए। हार्मोन शब्द भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो 10th और 12th के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। आपके न्यू टाइप वगैरह वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें भी आ जाएगा। तो हार्मोन शब्द स्टार्लिंग द्वारा दिया गया। हार्मोन रासायनिक संदेश वाहक का कार्य करता है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, जो ये ग्लैंड्स हैं वो हमेशा रासायनिक पदार्थ ही छोड़ती है। तो रासायनिक संदेश वाहक या फिर केमिकल फॉर्म में ही अपने मैसेज को छोड़ने का, डिलीवर करने का काम करती है। मानव शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथियां निम्न है। अब देखिए, अपने एक ट्रिक देखेंगे, उससे अपन सारी अंदर अंतःस्रावी ग्रंथियां देख लेंगे। तो ये देखिए, ट्रिक बहुत अच्छी है। इस पे देखिएगा, थारी पीपी पे थारे बिरजू अंकल का अधिकार है। इस ट्रिक को आप 1 या 2 बार याद कीजिएगा तो आपको अच्छे से याद हो जाएगी। थारी पीपी पे थारे बिरजू अंकल का अधिकार है। थारी से हो गया थायराइड ग्रंथि, थारी से क्या हो गया? थायराइड ग्लैंड। उसके बाद में देखिएगा, पी से हो गया पीनियल ग्लैंड, फिर पी से हो गया पीयूष। थारी पीपी पे से हो गया पैराथायराइड, ये थायराइड ग्रंथि के ऊपर पाई जाती है। थायराइड ग्रंथि एच के आकार की होती है। कुछ कुछ अपन डिस्कस कर लेंगे, बाकी डिटेल में और पढ़ेंगे। इसके ऊपर एक और क्लास लेंगे जिसमें अपन सारी ग्रंथियों के ऊपर भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो थायराइड ग्रंथि एच के आकार की गले में पाई जाती है। पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है, जिसको थर्ड आई भी बोला जाता है। मनुष्य की तीसरी आंख भी इसको ही बोला जाता है। पीयूष ग्रंथि मटर के दाने के आकार की, ये भी मस्तिष्क में पाई जाती है। पैराथायराइड थायराइड के ऊपर पाई जाती है। थाइमस ग्रंथि ये वक्ष स्तर पे पाई जाती है, और ये जब छोटा बच्चा होता है तो उसको ये प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करने का कार्य करती है। वृषण, वृषण बिरजू से आपको याद रखना है। वृषण टेस्टिस, ये भी ये जनन अंग के रूप में पाई जाती है और महत्वपूर्ण जनन अंग का कार्य करती है। उसके अलावा अंकल से आपको याद रखना है अंडाशय, यह लेडीज में पाई जाती है, ये जेंट्स में पाई जाती है। आपको यह याद रखना है, ये फीमेल में होती है और ये मेल में होती है। उसके अलावा अधिकार से हो गया अधिवक्र। अधिवक्र ग्रंथि को एड्रिनल ग्लैंड भी बोलते हैं। इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, 3F हार्मोन निकलता है इससे। फियर, फाइट और फ्लाइट, मतलब करो, भागो या फिर डरो, उस टाइप का हार्मोन किससे निकलता है? अधिवक्र ग्रंथि से। ये किसके ऊपर पाई जाती है? ये वृषण के ऊपर पाई जाती है। ये सॉरी किडनी के ऊपर पाई जाती है, वक्र के ऊपर पाई जाती है। और उसके बाद में हाइपोथैलेमस, ये भी हाइपोथैलेमस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हो चुका है। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं? हाइपोथैलेमस को। तो सोचिए, मास्टर किसको बोलेंगे? पीयूष ग्रंथि को तो बोलेंगे मास्टर, और हाइपोथैलेमस को बोलेंगे मास्टर ऑफ मास्टर, या फिर हेडमास्टर भी बोल सकते हैं इसको। ये आपको सारी की सारी ट्रिक से याद हो जाएगी। उसके अलावा देखिएगा, मिश्रित ग्रंथि, तीसरी अपनी ग्रंथि कौन सी है? मिश्रित प्रकार की ग्रंथि। तो मिश्रित ग्रंथि में कौन सी होती है? एक ही ग्रंथि है जो मिश्रित ग्रंथि है, उसका नाम है अग्नाशय। अब देखिए, यह ग्रंथि अंतःस्रावी व बहिस्रावी दोनों का ही कार्य करती है, इसीलिए इसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। ये ग्रंथियां हार्मोन व एंजाइम दोनों स्रावित करती है। हार्मोन, अभी ऊपर अपन पढ़ के आए हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या छोड़ती है? हार्मोन। तो आपको याद रखना है कि जो अंदर, मतलब सीधा रुधिर के अंदर मिला रही है, वो तो हार्मोन छोड़ रही है, और बहिस्रावी ग्रंथियां एंजाइम्स भी छोड़ती है। उसके अलावा ये आपको ध्यान रखना है कि मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय ग्रंथि है, जो कि मिश्रित प्रकार की ग्रंथि। ये दोनों टाइप का काम कर रही है, अंतःस्रावी भी और बहिस्रावी भी। अब कैसे कार्य करिए? अंतःस्रावी के रूप में तो ये पेनक्रियाटिक जूस छोड़ती है, जो कि भोजन के पाचन में काम आता है। और सॉरी, बहिस्रावी ग्रंथि के रूप में तो ये पेनक्रियाटिक जूस छोड़ती है, और अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में ये इंसुलिन हार्मोन छोड़ती है, ग्लूकागोन हार्मोन छोड़ती है। इंसुलिन हार्मोन आप सभी ने सुना होगा, शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है बॉडी के अंदर। तो ये दोनों प्रकार से कार्य करती है, इसीलिए इसको मिश्रित प्रकार की ग्रंथि कहा जाता है। और इसका डिटेल में वीडियो लेके आएंगे जिसमें सभी ग्रंथियों के ऊपर अपन डिटेल में पढ़ेंगे। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।